नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए लेक्चर में। आज की वीडियो में मैं कक्षा 12 का जीव विज्ञान का दूसरे अध्याय का भाग 2 बताऊंगा। यहाँ पे मैंने भाग 1 पढ़ाया हुआ है और भाग 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। भाग 1 में मैंने बताया था कि पुष्प क्या होता है, पुष्प की संरचना के बारे में बताया था और इसके साथ ही साथ ने बताया था कि पुष्प जो होता है पौधों का जनन अंग होता है। पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, जिसमें से 2 भाग को सहायक चक्र कहा जाता है और 2 भाग को आवश्यक चक्र। वहाँ पे जो है मैंने बताया था कि पुष्प में जो आवश्यक चक्र होता है, जिसमें नर भाग जो है पुमंग होता है और मादा भाग जो है जायांग होता है। नर भाग की संरचना हमने भाग 1 में बनाया हुआ था, उसके विस्तार से हमने उसका वर्णन किया हुआ था। इस भाग में हम मादा जनन अंग के बारे में बताएंगे। पुष्प में मादा जनन अंग क्या है और किस प्रकार से जो है उस मादा युग्मक का निर्माण होता है, इसके बारे में जो है इस वीडियो में हम डिटेल में बताने वाले हैं, विस्तार से बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम पिछले भाग का भाग 1 का रिवीजन करेंगे, फिर शुरू करेंगे क्या अध्याय 2 का भाग 2। लेसन का नाम था क्या, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है ये हम बता रहे थे। तो वहाँ पे जो है हमने बताया हुआ था पुष्प की संरचना के बारे में। क्या, तो पुष्प की संरचना मुख्य रूप से पुष्प के 4 भाग होते हैं। एक जो है नीचे हरी पत्ती जैसी संरचनाएं देखने को मिलती है, हरी पत्ती जैसी संरचनाएं देखने को मिलती है, इसको कहा जाता है बाह्य दल पुंज। और जो रंगीन भाग होता है, जो रंगीन भाग होता है इस भाग को कहा जाता है दल पुंज। उसके बाद से इसमें जो है इस तरह की पुष्प में संरचनाएं निकली होती हैं, पुष्प में ऐसी संरचनाएं देखने को मिलता है और इसको जो है कहा जाता है क्या पुमंग। क्या चीज, तो पुमंग। ये जो है पुष्प का नर भाग होता है। क्या, तो पुष्प का नर भाग। और ये जो फूली हुई संरचना दिख रही है इस भाग को कहा जाता है जायांग। और ये क्या होता है, तो पुष्प का मादा भाग। क्या, तो पुष्प का मादा भाग होता है। नर भाग के बारे में हमने बता दिया था पूरा विस्तार से, उसको देखने के लिए आप भाग 1 देखिए। इस अध्याय का भाग 2 में हम बताने वाले हैं जायांग के बारे में। तो जायांग को 3 भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है सबसे ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। और इस भाग को नली जैसी संरचना दिख रही है इसको कहा जाता है वर्तिका। और ये जो फूली हुई संरचना दिख रही है इसको कहा जाता है अंडाशय, अंडाशय। ये जो फूली हुई संरचना दिख रही है क्या है, अंडाशय है। अंडाशय में जो है अंडाशय में जो है बहुत सारे बीजांड लगे होते हैं। ये क्या है, तो ये बीजांड है, बहुत सारे बीजांड लगे होते हैं। और इन्हीं मादा भागों के बारे में यानी कि जायांग के बारे में हम इस भाग में वर्णन करने वाले हैं। तो प्रारंभ कर रहे हैं क्या, तो पुष्प का मादा भाग क्या चीज, तो जायांग। पुष्प का मादा भाग जो क्या होगा, जायांग होगा, जायांग। पुष्प का मादा भाग यानी कि जायांग। सबसे पहले हम
इस मादा भाग की यहाँ पे संरचना बना लेते हैं, क्योंकि इसका बार बार काम लगने वाला है, इसका बार बार काम लगने वाला है। तो ये क्या था, हमने अभी बताया कि यह जो है बीजांड हो, क्या है, ये जो है बीजांड है। उसके बाद से ये ऊपरी भाग क्या है, तो वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, और ये भाग क्या है, तो वर्तिका है, वर्तिका, और ये भाग क्या है, अंडाशय है, अंडाशय। ये क्या है, तो आपका बीजांड है, जिसमें कि नर या मादा युग्मक होता है। और ये पूरा भाग क्या होगा, ये पूरा भाग जो है आपका जायांग होगा। क्या, पूरा भाग जो होगा क्या, जायांग। तो सबसे पहली बात हम ये जान लेते हैं कि ये बीजांड की संरचना क्या होती है, कौन कौन से भाग उसमें उपस्थित होते हैं। तो बनाते हैं एक बीजांड की संरचना। यहाँ पे क्या चीज़, तो एक बीजांड की संरचना। एक बीजांड की संरचना हम यहाँ पे बनाएंगे। तो देख लेते हैं, सबसे ऊपरी भाग को कहा जाता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्या, स्टिग्मा। क्या चीज, तो इस स्टिग्मा। उसके बाद से ये क्या है, वर्तिका है, वर्तिका, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टिल। और उसके बाद से ये क्या है, अंडाशय है, अंडाशय, और इसको कहा जाता है ओवरी। और इसके अंदर जो है क्या होता है, बीजांड होता है। इसके अंदर क्या होता है, बीजांड होता है। तो एक बीजांड की संरचना हम यहाँ पे बनाएंगे, एक बीजांड की संरचना। एक बीजांड की यहाँ पे हम संरचना बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बना दिए हैं क्या, इसमें से एक बीजांड की संरचना। तो यहाँ पे जो है ये क्या कहलाएगा, बीजांड, बीजांड। और इसको जो है इंग्लिश में कहा जाएगा क्या, तो म्यूसिलस, म्यूसिलस। इसे जो है कहेंगे क्या चीज़, तो म्यूसिलस। जो बीजांड होता है दो आवरण से घिरा होता है, दो आवरण से घिरा होता है। एक को कहा जाता है बाह्य आवरण, ये क्या है, बाह्य आवरण। और इस भाग को कहा जाता है क्या, अंतः आवरण। बाह्य आवरण और अंतः आवरण, ये बीजांड है। और बीजांड दो आवरणों से घिरा होता है, एक को कहते हैं बाह्य आवरण और दूसरे को कहा जाता है अंतः आवरण। यानी कि क्या चीज़, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। इसको कहेंगे आउटर इंटेगुमेंट और इसे कहेंगे क्या, तो इनर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, यह जो है दो आवरणों से बीजांड जो है क्या होता है, तो घिरा होता है। जहाँ पे दोनों आवरण अपूर्ण होते हैं उस भाग को बोला जाता है क्या,
तो बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, जहाँ पे आउटर और इनर आवरण दोनों अपूर्ण होते हैं उस भाग को कहा जाता है क्या, तो बीजांड द्वार, और इसी को कहा जाता है क्या, माइक्रोफिल। बीजांड द्वार को कहते हैं क्या, तो माइक्रोफिल। और इसके ठीक विपरीत वाला भाग, ठीक विपरीत वाला भाग क्या होता है, तो निभाग होता है, जिसको कहा जाता है चालजा। ये कौन सा भाग है, तो ये भाग कहा जाता है निभाग, और इसको कहा जाता है चालाजा। तो बीजांड द्वार के ठीक विपरीत वाला भाग क्या है, निभाग है, और जिसको कहा जाता है क्या चीज़, तो चालाजा। उसके बाद से बात कर लेते हैं क्या, तो यहाँ पे जो है 3 कोशिकाएं होती है, यहाँ पर भी 3 कोशिकाएं होती हैं, और बीच में 1 कोशिका होती है। सबसे ऊपरी भाग की जो 3 कोशिकाएं होती हैं उसको कहा जाता है प्रतिमुख कोशिकाएं। क्या, प्रतिमुख कोशिकाएं, कोशिकाएं। जो ऊपरी भाग है 3 भाग, उसको कहेंगे क्या चीज, प्रतिमुख कोशिकाएं। इसको कहेंगे इंग्लिश में एंटीपोडल सेल। क्या, एंटीपोडल सेल। उसके बाद से नीचे की जो 3 कोशिकाएं दिख रही है, इसमें से ये और ये जो 2 कोशिकाएं होती हैं, इसको जो है कहा जाता है सहायक कोशिका, सिनग्रिड, सहायक कोशिका। इसे इंग्लिश में कहेंगे सिनग्रिड। उसके बाद से जो ये बीच वाली कोशिका दिख रही है, बीच वाली कोशिका को कहा जाता है अंड कोशिका, अंड कोशिका। और इसी को कहते हैं क्या, एग सेल। और यही क्या है, मादा युग्मक है। यही क्या है, मादा युग्मक है। और बीच में जो ये एक कोशिका दिख रही है, ये 2 नहीं है, 1 है, 2 केंद्रक है। इस कोशिका को कहा जाता है द्वितीयक केंद्रक। इसे कहा जाता है क्या, द्वितीयक केंद्रक। इसको इंग्लिश में कहेंगे पोलर न्यूक्लियस, पोलर इसको इंग्लिश में कहेंगे क्या चीज, तो पोलर न्यूक्लियस। तो क्या है, यहाँ पे 3 ऊपर कोशिका दिख रही है, इसे प्रतिमुख कोशिका कहेंगे। 3 नीचे कोशिका दिख रही है, जिसमें से 2 कोशिका सहायक कोशिका और 1 जो है अंड कोशिका, एक सेल, और इसी को मादा युग्मक कहते हैं। बीच में जो है 2 केंद्रक वाली कोशिका दिखती है, उसे कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। इस तरह से कह सकते हैं कि क्या, इस बीजांड में जो है मुख्य रूप से 7 कोशिकाएं होती हैं, 7 कोशिकाएं, और इसमें 8 केंद्रक होता है। ये याद रखना है हमेशा, 7 कोशिकाएं वो 8 केंद्रकीय। ये क्या होता है, बीजांड 7 कोशिकीय होता है और 8 केंद्रकीय होता है। अब जो है ये भाग जो दिख रहा है, ये संपूर्ण भाग क्या कहलाएगा, तो इसको कहेंगे भ्रूणपोष, भ्रूणपोष। ये जो भाग दिख रहा है इसे कहा जाएगा क्या चीज, तो भ्रूणपोष, यानी कि इसी को कहेंगे भ्रूणकोश, या इसी को कहा जाएगा मातृकोशिका, यानी कि इसी को कहेंगे एम्ब्रियो, भ्रूण। इसी में
इसका निर्माण कैसे होता है? तो भ्रूण मातृ कोशिका से, एक कोशिका से इसका निर्माण होता है, जो क्या है? भ्रूण मातृ कोशिका। ये सभी बातें याद रखना होगा, तब जाकर के हम जान पाएंगे कि मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। जयांग में ये सारी घटनाएं हमें देखना होगा, यानी कि स्त्री केसर में हमें सारी घटनाएं देखना होगा और याद रखना होगा। यदि याद रहेगा तब जा कर के जो है हम आगे की कहानी अच्छे से समझ पाएंगे। ये क्या है? तो स्त्री केसर है, यानी कि पिस्टिल है। फिर से एक बार हम इसको दोहरा देते हैं, फिर से इसको हम एक बार क्या कर लेते हैं? दोहरा देते हैं। उसके बाद से जो है आगे की कहानी हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो है आपका क्या है? जायांग है। इसका 3 भाग है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के बीच में पाया जाता है बीजांड। ऐसे बहुत सारे बीजांड होते हैं, हमने एक बीजांड को यहाँ पे बनाया हुआ है। क्या है? तो बीजांड जो होता है, बीजांड जो होता है 2 आवरणों से घिरा होता है, बाह्य आवरण यानी कि आउटर इंटेगुमेंट और अंतः आवरण यानी कि इनर इंटेगुमेंट। उसके बाद से ये जो है आपका क्या है? बीजांड 2 आवरणों में सुरक्षित है। उसके बाद से जहाँ पे दोनों आवरण अपूर्ण होते हैं उस भाग को कहा जाता है बीजांड द्वार, और उसके बाद से इसके ठीक अपोजिट उल्टा वाले भाग को जो है बोला जाता है निभाग यानी कि शैलजा। क्या चीज़? श्लाजा। उसके बाद से आगे देखते हैं, इसके विपरीत वाले बीजांड द्वार के विपरीत वाले भाग को बोला जाता है निभाग। उसके बाद से बीजांड के अंदर वाले भाग को बोला जाता है भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो। यह जो एक कोशिका से बना होता है जिसको कहा जाता है भ्रूण मातृ कोशिका। ठीक है, एम्ब्रियो क्या है? तो ये भ्रूण मातृ कोशिका है। इसके अंदर 7 कोशिकाएं होती है, 3 कोशिकाएं निभाग की ओर, 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर। निभाग वाली 3 कोशिकाओं को बोला जाता है प्रतिमुख कोशिकाएं यानी कि एंटीपोडल सेल। उसके बाद से बीजांड द्वार वाली 3 कोशिकाएं जिसमें से 2 कोशिका, दोनों जो यहाँ पे 2 कोशिका दिख रही है सहायक कोशिका कहते हैं, और बीच वाली कोशिका को अंड कोशिका, और इसी को बोला जाता है एक सेल यानी कि ये क्या है? मादा युग्मक है। उसके बाद से बात कर लेते हैं, ये बीच में जो एक कोशिका पाई जाती है वो 2 केंद्र की होती है, इसको कहा जाता है द्वितीय केंद्रक यानी कि पोलर न्यूक्लियस। इस तरह से देखा जाए तो भ्रूण कोश में 7 कोशिकीय होता है और 8 केंद्रकीय। जो भ्रूण कोश होता है वो 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होता है। ये बात हमेशा याद रखना है। जो बीजांड होता है वह जो है मृदु ऊतकों से बना होता है, मृदु ऊतकों से, और बीजांड के अंदर वाले भाग को बीजांड काय कहा जाता है। बीजांड के अंदर वाले भाग को कहा जाता है क्या? बीजांड काय। ये जो है बात हमेशा याद रखना है, तब जा कर के हम आगे की कहानी समझ पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्या? गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। अगला हेडिंग होगा गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, इसको इंग्लिश में कहेंगे मेगा स्पोरोजिनेसिस। मेगा स्पोरोजिनेसिस, मेगा स्पोरोजिनेसिस। बात कर लेते हैं बायोलॉजी में, यदि कहीं भी मेगा शब्द आ जाए, क्या? मेगा, तो यहाँ पे बात होगा मादा भाग से। किससे? मादा भाग से। और मेगा का मतलब होता है बड़ा,
और मादा जनन अंग जो होता है नर से बड़ा होता है। बात किया जाए यदि माइक्रो आ जाए तो वह जो है नर भाग से बात होगा, तो ये हमेशा याद रखना है। यदि मेगा आ जाए तो वह मादा से रिलेटेड होगा और माइक्रो आ जाए तो यह जो है नर से रिलेटेड होगा। यहाँ पे क्या है, गुरु बीजाणु जनन यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस। गुरु बीजाणु ही क्या होगा, मादा युग्मक होगा, मादा युग्मक, और इसी को कहेंगे अंड कोशिका। इसी को कहेंगे क्या चीज़, तो अंड कोशिका। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार से गुरु बीजाणु जनन होता है, यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो सबसे पहली बात कि हमें बनाना होगा फिर से यही बीजांड की संरचना। क्या, तो बीजांड की संरचना यहाँ पे ऊपर ही बनाते हैं। ये जो है एक बीजांड है, क्या है, तो बीजांड है, और इसके अंदर जो है इसी को हम कहेंगे क्या, गुरु बीजाणु कहते हैं, क्या, गुरु बीजाणु। इसके अंदर जो है ये जो है आपका क्या कहते हैं, बीजांड द्वार है, क्या है, तो ये जो है बीजांड द्वार है और ये वाला भाग निभाग है, हमेशा याद रखना है। ये बीजांड द्वार है और ये वाला भाग जो है बीजांड द्वार, और ये वाला भाग क्या है, निभाग। इसके विपरीत वाला भाग जो है निभाग है। इसके अंदर सबसे पहले 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। कितने, तो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, 4 गुरु बीजाणु। ये क्या है, तो गुरु बीजाणु है, जिसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, 3 नष्ट हो जाते हैं। गुरु बीजाणु में से 3 क्या हो जाते हैं, तो नष्ट हो जाते हैं, और 1 गुरु बीजाणु बचता है, 1 गुरु बीजाणु बचता है। ये क्या है, तो बीजांड काय है, जिसमें जो बीजांड रहता है उसको कहते हैं क्या, बीजांड काय। अब फिर से इस 1 गुरु बीजाणु वाली संरचना हम यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे 1 गुरु बीजाणु बना, क्या, गुरु बीजाणु, और यह जो गुरु बीजाणु होता है अधोस्तरीय कोशिका का बना होता है। किसका, तो अधोस्तरीय कोशिका, अधोस्तरीय कोशिका। और अधोस्तरीय कोशिका को इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोडर्मल सेल, हाइपोडर्मल सेल, इसे कहेंगे क्या, हाइपोडर्मल सेल। इसमें जो है विभाजन होता है, इसमें विभाजन होता है और यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है। हाइपोडर्मल सेल है और यह जो है सेल जो है 2 भागों में विभाजित हो जाता है, और अब इसे हम कहेंगे क्या, 2 भागों में यह विभाजित हो जाता है। एक भाग को हम लोग कहेंगे क्या, भीतीय कोशिका, भीतीय कोशिका, और इसके दूसरे भाग को कहा जाएगा क्या, बीजाणु जनन कोशिका, बीजाणु जनन कोशिका, और इसी को इंग्लिश में कह लेंगे स्पोरोजेनेसिस सेल, स्पोरोजेनेसिस सेल। इसको अंग्रेजी में कहेंगे क्या चीज, स्पोरोजेनेसिस सेल। अब जो है इसमें होता है अर्धसूत्रीय विभाजन, इसमें होता है विभाजन,
और विभाजित हो करके ये जो गुरु बीजाणु कोशिका है निर्माण करती हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का। किसका? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। और गुरु बीजाणु मातृ कोशिका आगे जो है विकसित होती है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका उसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। उसमें क्या? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसमें? इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का। तो फिर से हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसके द्वारा जो है एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। एक कोशिका आ जाती है किधर? तो बीजाणु द्वार की ओर, बीजांड द्वार की ओर, बीजांड द्वार की ओर। और एक कोशिका जो है चली जाती है किधर? निभाग की ओर, निभाग की ओर। और फिर से इसमें होता है समसूत्री विभाजन। इन कोशिकाओं में होता है कौन सा विभाजन? तो समसूत्री विभाजन। क्या? तो इन कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन। इन कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन, यानी कि ये भी दो भागों में बट जाएगी और ये भी दो भागों में विभाजित हो जाएगी। यानी कि निभाग की ओर दो कोशिका और बीजांड द्वार की ओर दो कोशिका, यानी कि 2 से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। फिर से जो है इसमें होगा फिर से समसूत्री विभाजन। फिर से इसमें जो है होगा क्या? समसूत्री विभाजन, यानी कि 2 कोशिका ये 4 कोशिकाओं में बट जाएगी और ये जो है 2 कोशिका फिर से 4 कोशिकाओं में बट जाएगी और हो जाएगा कितनी कोशिकाओं का निर्माण? 8 कोशिकाओं का निर्माण फिर से हो जाएगा। उसके बाद से फिर जो है इसमें से निभाग की ओर से एक कोशिका और बीजांड द्वार की ओर से एक कोशिका बीच में आकर के एक ही कोशिका का रूप ले लेगी। यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ से एक कोशिका आएगी और एक उसका यहाँ से, ये जो है एक कोशिका बना लेगी। कैसा? द्विकेंद्र किया। अब यहाँ पे बच गया 3 कोशिका और यहाँ पे बच गया 3 कोशिका। तो ये जो 3 कोशिका होगा इसको कहा जाएगा प्रतिमुख कोशिका और इसमें से जो 2 कोशिका होगी सहायक कोशिका और एक कोशिका को कहा जाएगा क्या? अंड कोशिका। और वही अंड कोशिका क्या होगा? मादा युग्मक होगा और उसी को कहेंगे क्या? गुरु बीजाणु। क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु। तो ये क्या है? 3 कोशिका जो होगी वो कहलाएगी प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका। उसके बाद से यहाँ पे बीच वाली जो 2 केंद्रकीय कोशिका है इसको कहा जाएगा क्या चीज? द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, यानी कि पोलर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और यहाँ पे जो 2 कोशिका दिख रही है ये कोशिका कहेगी सहायक कोशिका,
यानी कि सिनर्जिड, सहायक कोशिका यानी कि सिनर्जिड। उसके बाद से ये जो बीच वाली कोशिका दिख रही है इसको कहेंगे क्या? अंड कोशिका। अंड कोशिका यानी कि एग सेल, अंड कोशिका यानी कि एग सेल। उसके बाद से ये अंड कोशिका जो है इसी को कहेंगे क्या? गुरु बीजाणु। और यही क्या होगा? मादा युग्मक होगा, मादा युग्मक। और यही मादा युग्मक नर युग्मक से संयोजित हो करके, संलयित हो करके जो है युग्मनज बनाएगा और जिसके भ्रूणीय विकास से नए पौधे की उत्पत्ति होगी। तो नर और मादा युग्मक का संयोजन कैसे होता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, ये सब बातें जो है हम अगले भाग में करेंगे। इस भाग में जो है इतना ही रहने देते हैं। आगे के भाग में हम जो है नर और मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया को विस्तार से बताएंगे। ये भी बताएंगे कि कौन सा पौधा एक लिंगी कहाएगा, कौन सा पौधा द्विलिंगी। ये सब बातें जो है अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।